Very good morning to all of you. We were on periodic classification of elements, and in this periodic classification we have done about the periodic tables, and इसमें हम periodic tables के अंदर हमने periodic classification of element में हमने modern periodic table तक पहुंच गए थे हम, और modern periodic table में हमने पहली प्रॉपर्टी कर ली थी और वो थी वैलेंसी वाली प्रॉपर्टी हमने कर ली थी। अब इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है वी आर डूइंग हियर एज अ पार्ट 4th ऑफ दिस चैप्टर एटॉमिक साइज। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, और इस चैप्टर का कंप्लीशन हो जाएगा। हम जैसे आज कंप्लीट करेंगे इसको, ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, मतलब ये 4 टॉपिक और है जो फाइनलाइज है, चैप्टर के एंडिंग है। अच्छा, सबसे पहले एटॉमिक साइज क्या होती है? एटॉमिक साइज बोले तो भैया देखो, अगर ये एटम है, मान लो ये एटम, और सपोज सोडियम लिख दिया हमने, मान लो सोडियम। इस सोडियम के अंदर 3 शेल होती है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल और थर्ड शेल, और आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन इसके थर्ड शेल में होता है 3s1 में। तो इसका सेंटर से जो डिस्टेंस होगा आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन का, इसी को कहा जाएगा एटॉमिक रेडियस। और इस एटॉमिक रेडियस को ही हम क्या मानते हैं? इस एटॉमिक रेडियस को क्या मानते हैं? इस एटॉमिक रेडियस को ही हमें ना एटॉमिक साइज मानते हैं। This atomic radius is considered as the atomic size. तो अगर हम बोले एटॉमिक साइज, तो इसका माने हम यही समझेंगे कि दिस इज एटॉमिक रेडियस होगी। एटॉमिक रेडियस ही है ये जो एटॉमिक साइज कहलाती है। तो किसी भी एटम की एटॉमिक रेडियस जो होती है वो एटॉमिक साइज है। तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है? डिस्टेंस ऑफ outermost electron from nucleus से जो outermost shell इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है उसी को एटॉमिक रेडियस बोलेंगे और उसी को एटॉमिक साइज बोलेंगे। अब इस एटॉमिक साइज की नेचर देखें, अपन इस एटॉमिक साइज को देखें कि एटॉमिक साइज हमारे पीरियड और ग्रुप में कैसा बिहेवियर शो कर रही है, किस तरीके से बिहेव कर रही है और कैसा नेचर शो कर रही है। तो हम देखेंगे कि यहां पर पीरियड में तो एटॉमिक साइज जो है वो पहले, मतलब जो एटॉमिक साइज है वो पीरियड में तो क्या होगी? डिक्रीज होगी, और ग्रुप में इंक्रीज होगी। तो हम सिंपल से कह सकते हैं कि एटॉमिक साइज जो है वो पीरियड में इंक्रीज होगी और ग्रुप में डिक्रीज होगी, मगर ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत हमें यहां पर नेचर देखना पड़ेगा, वैल्यूज का नेचर देखना पड़ेगा ऑफ इन अ पीरियड एंड ग्रुप, तो वो हम देखने जा रहे हैं। अब मैं यहां पर कुछ एलिमेंट की जो रेडियस है वो लिख रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल बोरॉन, बेरिलियम, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है। बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। और बेरिलियम के अंदर, बेरिलियम का होता है 101 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में नापी जाती है एटॉमिक रेडियस को। किसमें नापी जाती है? एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम में नापेंगे हम एटॉमिक रेडियस को, तो 111 एंगस्ट्रॉम। इसके बाद बेरिलियम के अंदर 111 एंगस्ट्रॉम, और या फिर पिकोमीटर, इसको लेंगे हम पिकोमीटर। पिकोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁻12। पिकोमीटर क्या होता है? 10⁻⁻12। तो पिकोमीटर में ले लेंगे हम इसको, क्योंकि 1.11 अगर हम शो करते तब हम बोलते हैं कि एंगस्ट्रॉम है, 1.11 एंगस्ट्रॉम या फिर 111 पिकोमीटर, 111। बेरिलियम के बाद बोरॉन के अंदर 88 पिकोमीटर, कार्बन के अंदर 77 पिकोमीटर, नाइट्रोजन के अंदर 74 पिकोमीटर,
और इससे कम। तो इस तरीके से ये वैल्यू जो है वो लगातार डिक्रीज होती रहेगी, लगातार डिक्रीज होती रहेगी। ये देखो पीरियड के अंदर जो एटॉमिक रेडियस है वो पीरियड के अंदर एटॉमिक साइज जो है इन पीरियड डिक्रीजेस इन पीरियड डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन्स इन सेम शेल में ही इलेक्ट्रॉन का इंक्रीज हो रहा है और एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जा रहे हैं, इसलिए यहां पर एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रही है। मगर ग्रुप में ऐसा नहीं है। ग्रुप में क्या होगा, एटॉमिक साइज ग्रुप के अंदर इंक्रीज होगी ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। ये इंक्रीज का साइन है, ये डिक्रीज का साइन है। अगर नहीं जानते हो तो देख लेना, ये डिक्रीज का साइन है, ये इंक्रीज का साइन है। तो इंक्रीज होगी क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे। जैसे पहले वाले में एक शेल है, दूसरे वाले एलिमेंट में 2 शेल आ गए, तो ये साइज बढ़ती जा रही है ना, साइज इंक्रीज होती जा रही है। तो ग्रुप में एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी ड्यू टू नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती जाएगी, एटॉमिक साइज बढ़ती जाएगी, और पीरियड के अंदर एटॉमिक साइज डिक्रीज होगी। गॉट इट? अब आते हैं लास्ट 2 कैरेक्टर्स पे, मतलब थर्ड कैरेक्टर मेटालिक कैरेक्टर। अब सुनना यहां, देखो थर्ड प्रॉपर्टी है मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर, अब भैया मेटालिक कैरेक्टर तो आपको पहले मैं बता चुका हूं कि मेटालिक कैरेक्टर जो है वो पीरियड में क्या होगा और ग्रुप में क्या होगा। पीरियड में तो मेटालिक कैरेक्टर जो है, पहले तो ये बताओ मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है। मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? अरे मेटल का कैरेक्टर ऑफ अ मेटल, मेटल का जो कैरेक्टर होगा वो मेटालिक कैरेक्टर कहलाएगा। तो हम क्या करेंगे यहां पर, तो मेटालिक कैरेक्टर जो है वो पीरियड के अंदर और ग्रुप के अंदर कैसा शो करेगा। अब मैं एक बात बता दूंगा, आप मेटालिक कैरेक्टर को क्या समझते हो? आप भाई मेटल का कैरेक्टर होता है मेटालिक कैरेक्टर। हम मेटल को जब हमने देखा, हमने मेटल को देखा और उसकी कॉन्फ़िगरेशन को देखा, तो ज्यादातर मेटल्स में ये देखा गया कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हुआ करते हैं। 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन अगर किसी एलिमेंट के अंदर है तो वो मेटल है। और जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके अंदर 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स हुआ करते हैं, क्योंकि नॉन मेटल तो इलेक्ट्रॉन लेता है और मेटल इलेक्ट्रॉन देता है। ये कैरेक्टर इंटरनल कैरेक्टर देखा जाता है मेटल्स में। फिर से सुनो, मेटल वो होते हैं जिनके पास 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर शेल में, ये दे सकते हैं। और नॉन मेटल वो होते हैं जो जिनके अंदर 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये ले सकते हैं। तो ये कैरेक्टर देखा जाता है। अब क्या होगा ग्रुप में, तो क्या होगा ग्रुप में, तो भैया आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन फिक्स रहता है। तो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन फिक्स रहता है तो ग्रुप में साइज बढ़ती जाएगी, एटॉमिक साइज क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो न्यूक्लियस से दूरी बढ़ती जाएगी, न्यूक्लियर चार्ज लेस होता जाएगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन लेस होता जाएगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होता जाएगा ऑन द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है वो डिक्रीजेस होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो मुझे बताओ न्यूक्लियस का अट्रैक्शन डिक्रीज होता चला गया ऑन द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकता है, आसानी से छोड़ सकता है। तो नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी बढ़ेगी तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, क्योंकि मैंने ये बोला है कि मेटालिक कैरेक्टर वो कैरेक्टर होता है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन देता है। तो यहां पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिक्रीज है, सो मेटालिक कैरेक्टर
नहीं आई तो दोबारा सुनो। मेटेलिक कैरेक्टर वो कैरेक्टर है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। आपकी साइज बढ़ती जाए, यहां पर साइज इतनी सी है, ये इलेक्ट्रॉन मुश्किल से छोड़ेगा, मगर यहां आते आते साइज जो है वो इतनी बढ़ गई कि ये लास्ट इलेक्ट्रॉन पे इस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम हो गया है, तो आसानी से दे देगा। तो नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी बढ़ी तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ गया। बात समझ में आ गई? पीरियड के अंदर क्या होगा? मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। रीजन, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस एंड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। बात समझ में आ गई? अब देखो, इसका जस्ट उल्टा होगा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। आपको नॉन मेटेलिक कैरेक्टर याद करने की जरूरत नहीं, मेटेलिक कैरेक्टर याद कर लो, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर अपने आप हो जाएगा। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में जस्ट इसका रिवर्स, मेटेलिक कैरेक्टर में जिस तरीके से यहां पीरियड में डिक्रीज हो रहा है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में उल्टा होगा। क्या होगा? देखो, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में जस्ट इसका रिवर्स होगा और वो होगा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। जैसे पीरियड में तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, आपको भी पता है। पीरियोडिक टेबल में मैंने पीरियोडिक टेबल दिखाए थे आपको। देखो, पीरियोडिक टेबल में इधर जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर, इधर जाने पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? इंक्रीज। बात सही है ना? ये ग्रीन वाले तो मेटल्स हैं, ये येलो वाले नॉन मेटल्स हैं, तो ये येलो वालों की तरफ जा रहे हैं ना हम, तो नॉन मेटल की तरफ ही तो जा रहे हैं हम। तो नॉन मेटल की तरफ जा रहे हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर तो इंक्रीज होगा ना। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है और एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रही है। ग्रुप के अंदर एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रही है, न्यूक्लियर इंटरेक्शन डिक्रीज हो रहा है, मगर यहां पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज होगा। यहां नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज होगा। दिस इज अबाउट मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। अब आ जाते हैं लास्ट पार्ट में इस चैप्टर के, और वो लास्ट पार्ट है आपके ऑक्साइड्स, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। अब मुझे एक बात बताओ, एक टर्म यहां पर और है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? कुछ टर्म्स हैं जो मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं, वो जल्दी से हम देख लेते हैं। देखो, एक तो टर्म है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी देखो, पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज होगी, और ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज होगी, ग्रुप में डिक्रीज होगी। ऐसा क्यों? पहली बात तो ये, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या मतलब है इसका? मेरी बात सुनो। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी, आपने देखा होगा H और F के बीच में, HF के बीच में बॉन्ड बनता है, H और F के बीच में ये बॉन्ड है। ये बॉन्ड जो है, इसके एक इलेक्ट्रॉन यहां है, एक इलेक्ट्रॉन यहां है, तो ये जो फ्लोरीन है इसके अंदर इतनी ताकत होती है कि ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ खींच लेता है। ये अपनी तरफ खींच लेगा इन दोनों बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स को, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ये जो अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेना, अट्रैक्ट कर लेना, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक सिंपल सी टर्म है जो पीरियड में इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। अच्छा, एक बात और, इस न्यूक्लियर चार्ज को एक नाम और दिया जाता है, Z इफेक्टिव। क्या कहा जाता है? Z इफेक्टिव। इसको Z इफेक्टिव क्यों
कहा जाता है सुना। Z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक नंबर होते हैं प्रोटॉन्स के बराबर और प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में। दोबारा से सुनो, Z होता है एटॉमिक नंबर होता है प्रोटॉन्स की वजह से और प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस में जो भी चार्ज होता है ना, न्यूक्लियस में जो भी अट्रैक्शन होता है वो प्रोटॉन्स की वजह से होता है। तो हमारे पास प्रोटॉन्स की वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन है तो वो Z इफेक्टिव कहलाता है। तो चाहे Z इफेक्टिव बोलो चाहे न्यूक्लियर चार्ज बोलो एक ही बात है। इसके बाद लास्ट टर्म है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन गेन करने पर देने वाली एनर्जी गिवन टू गेन इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए जो एनर्जी गिवन है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इसको एक नाम से और जाना जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब लास्ट पार्ट हमारा बस इतना सा बताना मुझे और ये चैप्टर ओवर हो जाएगा और वो है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जैसे NO2, SO2, ये जो है ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर है। एसिडिक नेचर होता है। कैसा नेचर होता है? एसिडिक। सर कैसे? देखते हैं। मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो होते हैं बेसिक इन नेचर। बेसिक नेचर होता है। ठीक है, अब देखो ये एसिडिक नेचर क्यों और ये बेसिक नेचर क्यों? क्योंकि देखो अभी बताता हूं मैं आपको। ये मान लो ये मेटेलिक ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड, आप इसमें पानी डाल दो, देखो इनकी औकात पता लग जाएगी। पानी डाल दो, आप पानी डाल दो इसमें, क्या कर दो? पानी डाल दो। आप इसमें पानी डालो, ये बनाएगा H2SO4 पहचाने से। इट्स अ वेरी गुड एसिड। क्यों? क्योंकि एसिड बना रहा है, ये एसिड बना रहा है, इसलिए इसका नेचर क्या माना जाता है? एसिडिक। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर क्या माना जाता है? एसिडिक। और मेटल जो है वो पानी डालने पर बेस बनाता है, ये बेस बनाता है इसलिए, क्योंकि पानी डालने पर बेस बनाता है इसलिए मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर क्या माना जाता है? बेसिक। गॉट इट? अब पीरियड ऑफ ग्रुप में क्या होगा? पीरियड में इधर जाने पर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आते हैं तो लेफ्ट टू राइट चलने पर एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा और ऑक्साइड्स का अप टू डाउन चलने पर बेसिक नेचर इंक्रीज होगा। ये ऑर्डर है। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हम अलग से आई विल गिव समथिंग टू यू। थैंक्स।